नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस सीरीज़ में, जिसका कि नाम है अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। इसमें हम मास्टर सर्कुलर 16 नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए वेरियस टाइप से यूज़फुल हो सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे क्वालिफ़िकेशन और प्रोसीड्योर के बारे में। क्या प्रोसीडियर होती है और क्या क्वालिफिकेशन होता है सीजी अपॉइंटमेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन और कंडीशंस टू बी फुलफिल कौन कौन सी कंडीशन रहेगी। तो इसमें ये रहेगा कि नॉर्मली जो कंडीशन होती है एलिजिबल रिगार्डिंग एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट अपग्रेड या पोस्ट जिसके कंसर्न रहेगा उसके अनुसार एज और क्वालिफिकेशन रहेगा। However, the upper age limit में भी फ्रीली रिलैक्स, अपर एज लिमिट को फ्रीली रिलैक्स किया गया है मेरिट ऑफ द केसेस, मेरिट को देखते हुए। एंड द लोअर लिमिट जो रहेगी वो 18 ईयर रहेगी। 18 ईयर को भी 1 ईयर रिलैक्स किया जा सकता है जीएम के अप्रूवल से, और उसके बाद भी अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर रिलैक्सेशन चाहिए होता है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से अप्रूवल लेना होता है। उसके बाद में जो है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड डीआरएम में रिलैक्स एज लिमिट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी पोस्ट। तो ग्रुप सी के लिए आपको ये वाला याद रखना रहेगा, 18 ईयर, 18 से कम 17 कर सकते हैं जीएम सर, और 17 से कम अगर करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अप्रूवल चाहिए रहेगा। और ग्रुप डी पोस्ट के लिए डीआरएम इज एलिजिबल फॉर टू रिलैक्स द अपर एज लोअर एज लिमिट विच इज 18 एंड इट मे बी relaxed up to 17, means 1 year relaxation can be allowed by the DRM sir for the group D post only. Next देख लेते हैं कि the educational qualification prescribed for the post of the offer should not be relaxed. Okay, education qualification में कोई relaxation नहीं दिया जाएगा, लेकिन however if on the merit of the individual cases the GM, अगर GM सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है तो relaxation of minimum qualification is necessary, absolutely necessary, then he can refer to the Ministry of Railway. Ministry of Railway को ये चीज़ केस को उन्हें रिफ़र कर सकते हैं, और द रेलवे बोर्ड विल कंसिडर केसेज ऑन मेरिट सब्जेक्ट टू द स्टिपुलेटेड द कैंडिडेट शेल रिक्वायर द। फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि रेलवे बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में अगर वो जो कैंडिडेट है वो अचीव कर लेता है तो ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए सीजी अपॉइंटमेंट, और उस कंडीशन में उसको जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें वो चीज़ उसको अचीव करनी होती है, अपना एजुकेशन गेन करना होता है। तो ये कंडीशन है कि अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चाहे तो उसको किया जा सकता है। जीएम अपने पर्सनल फीलिंग मतलब इंटरेस्ट पर उस केस को रिफ़र कर सकते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये पूछा भी जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, कौन कर सकता है, प्रिस्क्राइब लिमिट कौन है, क्या है, और कौन उस अप्रूवल, किसका अप्रूवल चाहिए। तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। द पीरियड विल बी अलाउड टू द एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन विल बी 2 ईयर। तो 2 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं दिया जाएगा जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। एंड सच अ पर्सन विल नॉट बी कन्फर्म इन सर्विस टिल, जब तक उसे कन्फर्म तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अपना क्वालिफिकेशन अचीव नहीं कर लेता है, परस्यू नहीं कर लेता है, तब तक उसे कंफर्म नहीं किया जाएगा। अगर मान लो उसने कंफर्म नहीं किया है तो उसे टर्मिनेट भी किया जाएगा। ही विल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन, वो जब तक वो एलिजिबल नहीं होगा, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन टिल ही एक्वायर्स द क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं द कंपैशनेट अपॉइंटमेंटी विल लूज सीनियरिटी, और जब उसने एजुकेशन मतलब जो 2 साल का पीरियड था अगर नहीं किया है तो विल लूज सीनियरिटी। अगर उस पीरियड में अगर कोई जूनियर उससे सीनियर हो जाता है तो वो जहाँ पर जाके फिक्स होगा वहीं पर उसे रखा जाएगा, मतलब उसकी सीनियरिटी लूज़ हो जाएगी अगर उसने प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जब तक नहीं किया उस पीरियड में। हाउएवर इन केस ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए रखी गई है कुछ पोस्ट। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब मे नॉट बी इंसिस्ट अपॉन, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मतलब कंडीशन है वो उसमें रिलैक्स कर दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन और कौन कौन सी पोस्ट हैं, वाटर वुमेन की पोस्ट हो गई, रिटायरिंग रूम अटेंडेंट की पोस्ट होगी, सिंडर पिकिंग वुमेन होती है, स्वीपर वुमेन, CNW खलासी, फॉर वेस्ट पैकिंग ओनली, एंड या आया और फीमेल सैनिटरी क्लीनर इन रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे स्कूल।
तो इन जो पोस्ट है, इसी जो पोस्टों के लिए सब डिविजनल ऑफिसर खलासी, उसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन का जो मतलब जो बार है वो उसको कंसिडर नहीं किया जाता, उसमें अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है ऑफिस पे उनके लिए। तो ये एक कंडीशन है, वो भी सिर्फ विडो के लिए होता है और जो डिपेंडेंट और अदर के लिए नहीं होता है। ग्रेड्स इन विच अपॉइंटमेंट कैन बी मेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। कंपैशनेट ग्राउंड में कौन कौन सी ग्रेड के लिए अपॉइंटमेंट किया जा सकता है? तो इसमें रहेगा दोस्तों कि जो अपॉइंटमेंट रहेगा असिस्टेंट एएसएम, गार्ड, सीनियर क्लर्क, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, ईसीआरसी जो होते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगा उसके लिए डिग्री रहेगा एंड शुड बी इंसिस्ट अपॉन, और वो ही चाहिए रहेगा, मतलब डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए। दीज अपॉइंटमेंट आर विद इन द जोनल पावर, जोनल पावर में ये सारे अपॉइंटमेंट देने के लिए। दूसरा है कि ऑल द अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड शुड बी मेड ओनली इन द रिक्रूटमेंट ग्रेड। रिक्रूटमेंट ग्रेड ऑफ ऑफिस क्लर्क, जो भी रिक्रूटमेंट ग्रेड होता है ना, मतलब जहाँ आरआरबी से बच्चे मतलब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, उसी में जो है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। तो ऑफिस क्लर्क हो गए, कमर्शियल क्लर्क हो गया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गया, और जो मतलब कंपैशनेट ग्राउंड पर जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो इंटरमीडिएट ग्रेड में अपॉइंटमेंट नहीं दिया। जो इनिशियल ग्रेड जो जिसमें डायरेक्ट ओपन मार्केट से जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा सकता है वही किया जाएगा, और वो भी उसका भी होता है कि साल में जितना परसेंटेज डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है उसका 5% ही जो है सीजी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा को नहीं दिया जाता। इसलिए कई बार होता है कि कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट देने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी नहीं होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उसके कोटे के अगेंस्ट। तो ऐसा लगता है उन लोगों के कि काफ़ी तो वैकेंसीज है, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन वहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड आर ऑल्सो नॉट नॉर्मली परमिसिबल इन द कैटेगरी ऑफ ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस, बिकॉज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दीज ग्रेड्स इज़ प्रोपोर्शनेटली वेरी लिमिटेड। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रहता है बहुत कम होता है इन पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर कंपैशनेट ग्राउंड पे नॉर्मली अपॉइंटमेंट या नॉर्मली परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत ही कम लिमिटेड पोस्ट होती है वहाँ पर। अब देखते हैं इसमें सी नंबर में दिया है कि हाउएवर इफ एनी रेयर एक्सेप्शनल केस, कोई ऐसा रेयर एक्सेप्शनल केस हो गया वर द सर्कमस्टांसेस आर पर्टिकुलरली डिस्ट्रेसिंग एंड फिक्सेशन ऑफ पे एट द हायर देन स्टेज देन दैट नॉर्मली एडमिसिबल, जो नॉर्मली एडमिसिबल उसको स्टेज होती है उससे ज़्यादा पे अगर उसको देना है पे हायर स्केल, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि जो रूल्स है वो कंसिडर जस्टिफाई एंड द रेलवे में अप्रोच रेलवे बोर्ड। तो जो जोनल रेलवे रहेगा वो रेलवे बोर्ड को अप्रोच करेगा, गिविंग फुल डिटेल इन द प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा फॉर अप्रूवल के लिए, और इन नो केस शुड बी फिक्स एट हायर स्टेज इन सच केसेस विदाउट बोर्ड्स प्रियर अप्रूवल। बिना बोर्ड के प्रियर अप्रूवल के इस केस को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे हायर स्टेज पे नहीं रखा जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, किसकी परमिशन, किसका अप्रूवल चाहिए होता है, रेलवे बोर्ड का। प्रोसीड्यूर देख लेते हैं यहाँ पर, मेकिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट किस तरह किया जाता है। तो अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति की जाती है उसकी एक प्रोसीड्यूर बनी हुई है, एक प्रक्रिया बनी हुई है। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक कमेटी बनाई जाती है, सुटेबिलिटी टेस्ट लेते हैं वो लोग, और इस कमेटी में होते हैं 3 सीनियर स्केल के ऑफिसर होते हैं, एंड उसमें से एक जो रहेगा पर्सनल ऑफिसर रहेगा। पर्सनल ऑफिसर मतलब कंपलसरी रहेगा, बाकी 2 ऑफिसर कोई भी हो सकते हैं। पर्सनल ऑफिसर, ये तीनों लोग जो कमेटी रहेगी वो जाएगी, एक स्ट्रिक्ट टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट को कैंडिडेट जब पास कर लेगा अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो टेस्ट का जो है मतलब में वो रहता है क्या बोलते हैं एक लेवल, उसके हिसाब से अगर वो पास कर लेता है तो उस कंडीशन पे उसकी जिस ग्रेड के लिए, जिस ग्रुप के लिए उसने वो स्ट्रिक्ट टेस्ट पास किया है, उसके आधार पर उसकी सूटेबिलिटी फिक्स की जाती है वहाँ पर कि वो किस किस पोस्ट के लिए सूटेबल है और किस पोस्ट के लिए नहीं है। तो जब वो कमेटी, स्क्रीनिंग जो कमेटी होती है वो ये टेस्ट लेने के बाद में चेक कर लेती है कि वो किस पोस्ट के लिए अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल है, और किसके लिए नहीं है। वो सारी चीज़ें उसके जो प्रोसीड्यूर में लिख दी जाती है। उसके बाद जिस पोस्ट के अगेंस्ट उसको पहले वैकेंसी मिलती है उस पर उसे अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। और उस समय में ये देखा जाता है कि कहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। पासिंग ऑफ मेडिकल, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, किस ग्रेड के किस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट है वो, और प्रोटेक्शन ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट्स है उसके क्वालिफिकेशन के, उसके आधार पर उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये जो कमेटी रहेगी ये उसका सूटेबिलिटी टेस्ट लेने के बाद में उसे सूटेबल फिक्स कर देगी किस पोस्ट के लिए सूटेबल है और किसके लिए नहीं है। और इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि द वार्ड ऑफ ग्रुप डी, जो ग्रुप डी का एम्प्लॉय रहेगा
उसका बच्चे को अगर किसी अपॉइंटमेंट देना है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है, तो उसे ग्रुप डी में ही दिया जाए। उसका क्वालिफिकेशन को देखते हुए ग्रुप सी में भी लिया जा सकता है। और ये मतलब इट इज़ डिपेंड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ द सीजी अपॉइंटी। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों, इसमें कुछ चैप्टर मैंने कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।